नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप सभी के बीच में फिर से एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक के ऊपर आज मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इसका ये जो चैप्टर है इसका बेस एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके खुद के बेसिक कंसेप्ट के लिए। और ये जो टॉपिक आज का मैं लेने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बाकी देखो टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर देखे जाएं तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। सो दैट्स वाई एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सो बट आज का जो टॉपिक है, मैं एवरीडे बोलता हूँ कि आज का टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट ही है। ओके, सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब समानुपात। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब हो गया समानुपात, और इनवर्स प्रपोर्शन मतलब हो गया प्रतिलोमानुपात। इज दैट क्लियर? दीज बोथ द टॉपिक्स मींस ये समानुपात और प्रतिलोमानुपात, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली आप कौन से प्रॉब्लम में आप कैसे अंडरस्टूड करोगे कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है मतलब समानुपात है, और कौन से प्रॉब्लम में आप ये अंडरस्टूड कैसे करोगे कि वो प्रॉब्लम प्रतिलोमानुपात है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये दोनों आइडिया पहले हम लोग अपना क्लियर करेंगे, फिर उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है कि जिससे हम ज्यादा समय हमारा ना व्यर्थ हो, हम कम समय में अच्छे से सीख लें हर चीज को। ओके, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो फर्स्ट सर्कल है इसका मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है, तो इस एक डायमीटर की वजह से इसके 2 पार्ट्स बन गए। ओके, सेकेंड सर्कल अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने 2 डायमीटर्स ड्रॉ किए, तो 2D मतलब हो गया 2 डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। ओके, तो यहाँ पे 2 व्यास हैं इसलिए इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 कितने डायमीटर्स हैं? 3 डायमीटर्स हैं, जिसकी वजह से इसके कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स हो गए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 व्यास हैं, 4 डायमीटर्स हैं, इसकी वजह से इसके कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट्स हो गए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अच्छे से समझना। ओके, अब आगे देखो। अब मैंने लिखा है नंबर ऑफ डायमीटर, अब मैंने इनका रेशियो लिखा है। इनका क्या लिखा? मैंने रेशियो लिखा है। रेशियो क्या लिखा है? इनका अनुपात क्या लिखा है? नंबर ऑफ डायमीटर्स अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, अब जैसे कि मेरे पास जब एक डायमीटर था तो 2 डिवीजन हुआ, 2 डायमीटर हुआ तो 4 डिवीजन हुआ, 3 डायमीटर हुआ तो 6 डिवीजन हुआ, 4 डायमीटर हुआ तो 8 डिवीजन हुए, मतलब 8 पार्ट्स हुए। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ओके, अब इसमें एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? अगर मैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला? 1/2। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना मिला? 1/2। 4 1 के 4, 4 दूना 8, कितना मिला? 1/2। कहने का मतलब क्या है? पार्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है आपको कि मेरा नंबर्स इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डायमीटर का, वैसे वैसे मेरे पार्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। राइट? तो दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है, मेरे नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं डायमीटर्स के और मेरे पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशियो आर रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट मींस AB1/2, 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 AB1/2। कांस्टेंट मतलब क्या है? ये जो अनुपात हमें मिल रहा है, अनुपात क्या है? अचर। अनुपात मेरा बदलने वाला नहीं है। तो दोनों चीजों विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि मेरे नंबर ऑफ डायमीटर्स तो बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा नंबर ऑफ व्यास 1 2 3 और साथ में उनके पार्ट्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्या है? उनका रेशियो क्या है? कांस्टेंट है, मींस AB1/2, 1/1. इज दैट क्लियर? तो ऐसे प्रॉब्लम्स जब आपको आते हैं, इज दैट क्लियर कि नंबर्स आपका काउंट बढ़ रहा है तो आपका प्राइस बढ़ रहा है,
मतलब कोई सी किसी भी तरह के अगर आप ऑपरेशंस करते हो, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसकी दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दिस प्रोसेस, इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। मैंने एक सेकंड एग्जांपल भी लिया आपके लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीजेस सो नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? तो जब नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, व्यास उसका बढ़ रहा है, तो उसका पार्ट्स भी क्या हो रहा है, उसका डिविजन्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट? ओके, सेकंड एग्जांपल देखिएगा जरा। मैंने यहाँ पे चिल्ड्रंस लिए और मैंने यहाँ पे नोटबुक्स ली। जब मेरे पास 15 चिल्ड्रंस हैं तो मैंने 90 बुक्स को डिवाइड किया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब मेरे पास 12 चिल्ड्रंस हैं तो मैंने 72 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब मेरे पास 10 चिल्ड्रंस हैं तो मैंने 60 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब मेरे पास 5 चिल्ड्रंस हैं तो मैंने 30 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहला चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 60, 1/6, 10 1 के 10, 10 6 के 60, 12 1 के 12 6 72, 15 के 15 6 90। तो इनका ओवरऑल जो रेशियो हमें मिल रहा है कांस्टेंट मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इसमें बुक्स अगर हम कम कर रहा हूं, मैं अगर चिल्ड्रंस को कम कर रहा हूं, चिल्ड्रन मैंने 12 लिया, 15 लिया, तो बुक्स क्या है 90, फिर मैंने चिल्ड्रंस को कम किया 12 किया, तो मेरे पास बुक्स देखो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गए। मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए, मैंने 10 चिल्ड्रंस लिए तो 60 हो गए। मतलब अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ बुक्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो यही है, दिस इज। और दूसरी चीज यहाँ पे इनका रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों दो चीजें हमें यहाँ पे समझने को मिली। अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उनका रेशियो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। सो दिस इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन, समानुपात कहते हैं। कि एक चीज का वैल्यू बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड चीज का वैल्यू बढ़ेगा। अगर उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू लेस होगा तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। सो वन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोज टू अनदर वन। सो दिस इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। अभी मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा आपको। ओके, इसके पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन, दैट इज द प्रतिलोमानुपात। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बहुत बेस्ट एग्जांपल लिया हुआ आप सभी के लिए। जैसे कि हमारे पास 90 पिट्स है, स्मॉल ट्री प्लांट्स हैं। वी हैव 90 पिट्स फॉर ट्री प्लांटेशन। हमें ट्री प्लांटेशन के लिए मैंने कितने लिए हैं, 90 पिट्स। मतलब मुझे पौधों को रोपना है, इसके लिए मैंने 90 छोटे छोटे सीड्स पौधों को रोपने के लिए मैंने लिए। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वन वॉलंटियर डिग्स 1 पिट इन 1 डे। एक वॉलंटियर एक डे में अगर एक पिट को, मतलब एक पौधे को लगाता है किसी प्लेस के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो हमें कितने डेज लगेंगे, 90 डेज लगेंगे। अगर मैं एक पौधे को एक दिन में लगाऊंगा, नाउ आई एम टेकिंग 90 डेज। इज दैट क्लियर? ओके, सो इफ 15 वॉलंटियर्स स्टे, तो 50 वॉलंटियर्स कितने दिन लेंगे, 15 वॉलंटियर्स कितने दिन लेंगे, तो 90/50, मतलब 15 वॉलंटियर्स कितने डेज लेंगे, 6 डेज लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ हियर इफ सपोज आई हैव 10 वॉलंटियर्स, यहाँ पे 15 वॉलंटियर्स थे, नाउ वी हैव 10 वॉलंटियर्स, इट दे टेक्स 90/60 मींस 9 डेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर हम देख रहे हैं कि अगर मैं वॉलंटियर्स को बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, मींस अगर मैंने 15 वॉलंटियर्स लिए तो डेज मेरे कम हो रहे हैं। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, लेस हो रही है। और अगर मैं 10 डेज ले रहा हूं, 10 वॉलंटियर्स ले रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी लेस ले रहा हूं, तो मेरा डेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक क्वांटिटी लेस हो रही तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? सो वॉलंटियर इंक्रीजेस, days decreases, and if volunteer decreases, days is increases. Is that clear? So these two lines are very important. Is that clear? Now
अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं 15 इंटू 6 करता हूं और 9 इंटू 10 इंटू 9 करता हूं तो भी मुझे 90 मिलेगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा 90 मतलब मुझे यहाँ पे इनका गुणन, मतलब इनका मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट ऑफ द डेज एंड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आर कांस्टेंट। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे हमें इनका क्या कांस्टेंट मिला था, इनका रेशियो कांस्टेंट मिला था डायरेक्ट में, बट यहाँ पे मुझे उनका प्रोडक्ट किसका, नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, नंबर ऑफ डेज जो मुझे और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स का मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे, कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स बिगिन सेकंड एग्जांपल। सुधा सॉल्व 48 प्रॉब्लम्स। सुधा ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, 48 प्रॉब्लम्स। अगर वो एक दिन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, नाउ शी विल टेक 48 डेज। ओके, नाउ व्हाट शी विल डू, शी सॉल्व 8 प्रॉब्लम्स। तो अगर वो 8 प्रॉब्लम्स को एक दिन में सॉल्व कर रही है तो 8 6 40 मींस शी टेक्स 6 days। इज दैट क्लियर? इफ शी सॉल्व 12 प्रॉब्लम्स, अगर वो एक दिन में 12 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही है, शी विल टेक 4 days। नाउ हियर लुक एट दिस कि अगर मेरा 8 मींस अगर मैं प्रॉब्लम्स का काउंट इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? बट 8 6 48, 12 4 48, but their product is remains constant, so that's why this example and this example which is in inverse proportion. So now अब हम डे टू डे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं कि जब डायरेक्ट में हम क्या देखते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। नाउ दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ सेकंड इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोमानुपात में क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको क्या करते हैं बच्चे लोग थोड़ा सा लापरवाही से इस चैप्टर को निकाल देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ कंपटीशन एग्जाम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। अब मैं इन दोनों का आपको एक एग्जांपल देता हूं, देन दिस टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला। ओके ओके, सो अभी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस समानुपात और इनवर्स प्रोपोर्शन मींस प्रतिलोमानुपात को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब मैंने दो एग्जांपल्स लिए, एक मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर लिया है और एक मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर लिया। ओके, देखते हैं जरा एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीस, अगर मेरे पास 10 पेन्स हैं, उनका कॉस्ट कितना 60 रुपीस है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच अ 13 पेन्स। एग्जैक्टली, अब इस प्रॉब्लम को रीड करने से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 10 पेन है तो मुझे 60 रुपीस देना पड़ रहा है, अगर मेरे पास 13 पेन होगा तो कितना रुपीस जाएगा। मतलब अगर ये एक क्वांटिटी का ये पेन्स का वैल्यू का कॉस्ट 60 रुपीस है, तो अगर मैं 13 पेन्स है तो मेरा जो आगे का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम्स को हम ध्यान से देख रहे हैं तो इस प्रॉब्लम में इफ द नंबर ऑफ if numbers of pens increases, then okay, if the number of pens increases then cost क्या हो रहा है, cost increases। अगर number of pens increase कर रहे हैं तो cost क्या हो रहा है, increase हो रहा है। means this problem this is direct प्रपोर्शन। ये किसमें है, एग्जैक्टली ये सवाल किसमें, समानुपात में है कि अगर एक पेन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, यदि 10 कलम का मूल्य 60 रुपया है तो वैसे 13 कलम का मूल्य कितना होगा। तो जो मुझे फाइंड आउट करना है, क्या लिखूंगा, लेट कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स बी x रुपीस। मैंने उस 13 पेन्स का कॉस्ट कितना ले लिया,
x रुपीस ले लिया। इज दैट क्लियर? तो अब देखो ध्यान से जरा, ये मेरा प्रॉब्लम किस पे, डायरेक्ट वेरिएशंस पे है। मतलब अगर मेरे पास 10 पेन्स हैं तो इनका कॉस्ट कितना है मेरे को 60 रुपीस। अगर मेरे पास 13 पेन्स हैं तो मुझे इसका कॉस्ट कितना है x रुपीस। ओके, अब डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 13 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 इंटू 30 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 6। अब 13 इंटू 6, 13 का टेबल, 13 26 13 13 78 रुपीस। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 13 पेन्स का प्राइस कितना हो जाएगा 78 रुपीस। मीन्स 13 6 का कितना हो जाएगा 78। ओके, 78 रुपीस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमने इस प्रॉब्लम को देखा कि जो मेरा मेन मकसद था इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का, मेन मकसद ये था कि मुझे ये आपको बताना था कि नंबर ऑफ पेन्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह के सवाल को जब हम हल करते हैं तो यहाँ को हमें क्या यूज करना रहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या यूज करना रहता है, समानुपात। मतलब इसलिए 13 कलमों का मूल कितना हो जाएगा 78 रुपया होगा। Therefore the cost of 13 such a pen is 78 rupees. Okay? Now next concept जो है हमारा वो है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हम कैसे मतलब है। ओके, नाउ लेट्स सी। 15 वर्कर टेक 8 आवर्स। हमारे पास कोई वर्क है, क्या करना है, बिल्डिंग अ वॉल। हमें एक वॉल को क्या करना है, बनाना है। तो मेरे पास अगर 15 वर्कर्स हैं तो वो कितने आवर्स ले रहे हैं, 8 आवर्स ले रहे हैं। बट इफ वी हैव 12 वर्कर्स देन टू बिल्ड द सेम वॉल, तो हमें कितने आवर्स लगेंगे, हाउ मेनी आवर्स विल टेक 12 वर्कर्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, अगर मेरे पास 15 एक वर्क को करने के लिए 15 लोग हैं तो 8 आवर्स लग रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होंगे तो मेरे को समय कम जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होते हैं तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। मतलब एक चीज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? मींस यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स increases, then number of hours decreases. So therefore this is on inverse ये प्रॉब्लम कैसे हो गया, प्रतिलोमानुपात। नाउ दिस इज ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड सेम वॉल, हाउ मेनी आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 12 वर्कर्स टेक x hours to complete the wall. Let 12 workers to take complete the wall. Okay, 12 वर्कर्स को जरूरत पड़ेगी हमें उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए। तो कितना समय, x hours। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमारे पास क्या दिया गया, देखो जरा, हमारे पास नंबर ऑफ, अगर hours 8 है तो वर्कर्स कितने हैं मेरे पास 15 है। So let's 12 workers take to 8 hours. So 12 workers take x hour to complete the wall, and और हमें क्या दिया गया, 15 workers take 8 hours to complete
द वॉल। ओके, सो क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 8। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज मुझे दी हुई होंगी मुझे उनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। इज दैट क्लियर? तो मैंने 12 को x में प्रोडक्ट किया एंड 15 का 8 में मल्टीप्लाई किया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 इंटू 8 अपॉन 12। ओके, अब देखो कट करता हूं मैं, पहले मैं 4 से कट करता हूं, 4 3 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, then 3 1 जा 3 3 5 जा 15, so therefore x is equal to 5 into 2, that means 10। कितने आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 15 वर्कर 8 आवर में कर रहे हैं, वर्कर मेरे कम हो गए, 12 वर्कर हो गए, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कितने समय लग रहे हैं, 10 आवर्स लग रहे हैं। मतलब उसी वर्क को अगर 12 वर्कर्स करते हैं तो हाउ मेनी आवर्स वी नीड 10 आवर्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द, हम कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, समानुपात और प्रतिलोमानुपात। तो आई थिंक ये जो टॉपिक था मैंने विथ एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। इफ सपोज देयर इज एनी डाउट देन प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि उनको और ऐसे मैथ्स के एक्साइटिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन उनके मोबाइल में जल्दी से जल्दी आ जाया करे। और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं अभी आने वाले समय में बनाते रहूंगा। तब तक आप ये जो मैंने आज का जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसको बहुत अच्छे से समझिए, अपने टेक्स्ट बुक को रीड करिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं और मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व करिए। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन कमेंट। फॉर अगले वीडियोस के लिए हम अगली तैयारी चालू रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।